अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आज हम एक ऐसे मुद्दे को उठाने जा रहे हैं जो कि हिस्ट्री में जिनको सही रिकॉग्निशन नहीं मिली, जिनकी स्ट्रगल, जिनके विजन की वजह से आज इस रीजन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक आज़ाद देश के तौर पर रह रहे हैं। वो स्ट्रगल, वो विजन लोगों को सही मानों में अभी तक पता नहीं है। इसके लिए हमने आज एक ऐसी शख्सियत को जहमत दी है जो कि अथॉरिटी हैं, जो कि इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को सही मानों में जानते हैं, और हम चाहते हैं कि आम जनता तक वो बातें पहुंचें। इसके लिए हमने जहमत दी है अनुज धर जी को। नमस्कार अनुज धर जी, and thank you for joining Thank you us. very much, Arif bhai. Thank you very much, Arif bhai. Thank you very much for having me here. I'm very delighted to be joining your show. Namaskar and thank you very much. अनुज जी, जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अभी दिन मनाया गया, अक्सर खास तौर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग उनके बारे में जानते तक नहीं है, हालांकि वो बांग्लादेश यानी बंगाल से ताल्लुक रखते थे। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत एक आजाद देश के तौर पे जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ के लोग, तो क्या ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से है? ये सही है ये सवाल? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मुझसे। बांग्लादेश में तो फिर भी नेताजी का नाम आता रहता है वहां पे, वहां के न्यूज़पेपर्स में। पाकिस्तान के लोग को डूब मरना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस आदमी की वजह से आज ये पूरा सब कॉन्टिनेंट आजाद हुआ है और जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, जिसके नाम पे पॉलिटिक्स करके मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने पावर हथियाई, कम से कम उन बेशर्मों को उसकी याद करनी चाहिए थी। और ये इसलिए भी रेलिवेंट है कि जो सुभाष बोस ने जो लड़ाई लड़ी थी भारत के लिए, वो एक टाइम अलग था, वो दौर अलग था। लेकिन ठीक है, लेकिन उस दौर के बारे में बात करना, जितना हमारा हक बनता है उतना पाकिस्तान के लोगों का हक बनता है, बांग्लादेश के लोगों का हक बनता है। लेकिन वो दौर अलग था, उस दौर में सब लोग मिल करके लड़ाई कर रहे थे आजादी की लड़ाई में। और सुभाष बोस ने जो लड़ाई शुरुआत की और वो उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज, वो जो उन्होंने पूरा मुहिम चलाई वहां पे, उसके अंदर जो फौज थी, उस फौज में इसेंशली पंजाब रेजिमेंट के लोग थे। और पंजाब रेजिमेंट में कोई 50-60% मुसलमान थे। और उन मुसलमान में से बहुत सारे बाद में भारत पाकिस्तान चले गए और वो वहां पे काफी बड़ी बड़ी पोजीशंस में रहे हैं। उनका उसमें से जैसे जो सुभाष बोस के जो नंबर, जिन्होंने नेताजी को अपने बाद अपना अपना चीफ बनाया था पूरे, क्योंकि वो 17 अगस्त के आसपास वो ज्वाइन लगे, तो वो जनरल कियानी बाद में जाकर पाकिस्तान में जियाउल हक के कैबिनेट में रहे। और कम से कम उन्होंने बाद में किताब लिखी उनके बारे में, उनकी तारीफ की, और भी लोग थे। तो इतना कुछ होने के बाद में हमें तो उम्मीद थी कि पाकिस्तान में लोगों में काफी अवेयरनेस होनी चाहिए उस बात को लेकर कि ये बात हुई थी। और जो नेताजी के साथ में लोग थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए, उन्होंने सुभाष बोस की हमेशा से तारीफ ही करी है। उनको इस बात का मालूम था। इनफैक्ट कियानी ने बहुत अच्छी बात की थी कि अगर सुभाष बोस होते तो ये खून खराबा नहीं होता। और वो इकलौता ऐसा व्यक्ति इस देश में लीडर था जो हिंदू मुसलमान को दोनों को एक्सेप्टेबल था। तो इस तरह का बैकग्राउंड होने के बाद, और पाकिस्तान जैसा वाइब्रेंट, मतलब कम से कम एक तबका वहां पे ऐसा जो बहुत पढ़ा लिखा है, वाइब्रेंट है, अवेयर है, वहां उनकी कोई बात ना होना। और कई बार मैंने उनके देखे हैं एक दो आर्टिकल में, उनको स्पेलिंग सुभाष बोस के नहीं पता। ये लोग क्या अंग्रेज हैं? इनको स्पेलिंग नहीं मालूम सुभाष बोस की स्पेलिंग कैसे होते हैं। थोड़ा बहुत जिक्र वहां पे बांग्लादेश में तो होता रहा है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान में उनके बारे में कुछ बात नहीं पढ़ा जाती, जब बशर्ते उसके बावजूद कि उनके उनसे जुड़े हुए लोग पाकिस्तान में काफी गए थे। और जैसा कि मैंने बोला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नेताजी का नाम लेकर के ट्रांसफर ऑफ पावर करवाया है। खुद इनसे कुछ इनके बस में था नहीं करने का, तो उनका नाम यूज करके ये लोग पावर में आके बैठे और इस तरह की हरकतें करी हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो तो सुभाष बोस को जानता था बैठ करके, और मैं उनके कुछ वक्तव्य देख रहा था कि उनको मालूम है सुभाष चंद्र बोस कौन थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनसे उनकी आपस में बातचीत हुआ करती थी। और जिस तरह के उनके बारे में उनका रवैया था कि जब आईएनए के रेड फोर्ट ट्रायल शुरू है, उसके बाद जो पाकिस्तान कंट्री बन गया, तो वो स्टेटमेंट कुछ अच्छी लगी नहीं। वो तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनको पता ही नहीं कौन सी और दुनिया में रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को आप जानते नहीं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, आपसे बातचीत होती थी, उसी का नाम लेकर तुम लोग गद्दी पे आए हो। तो इस मामले में मेरा आंसर ये है कि बांग्लादेश में थोड़ा बहुत नाम चलता है, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान में उनका नाम नहीं लिया जाता। अब
अनुज जी, मेरा अगला सवाल इसी हवाले से है कि नेताजी ने एक आजाद इंडिया फोर्स बनाई थी और तकरीबन सुना है उसमें 60,000 की फोर्स थी वो। तो क्या उसमें मुसलमान फौजी भी शामिल थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार बनाई थी, उससे बड़ी चीज। फौज तो पहले ही वहां पे जो बना दी गई थी वहां पे। उन्होंने पहले, नेताजी यहाँ से, आपको याद है कि हम लोग कलकत्ता में जनवरी 17 की रात को, सन 41 में, वो यहाँ से चले गए। उसका एक बैकग्राउंड जाना बड़ा जरूरी है कि वो ये मैंने कहा ना, कॉमन हिस्ट्री है, उसके बारे में लोग को पढ़ाया जाता नहीं। देखिए, हुआ कहता कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अंग्रेज जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए, और आपको पता है कि सबसे बड़ी वॉलेंटियर आर्मी जो थी भारतीय फौज की, मेरे दादाजी भी उसी में थे, और उस फौज का यूज करके ही अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीता। और वो चाहते थे कि वो उनकी लड़ाई में कोई बीच में मतलब प्रॉब्लम ना आए, तो उन्होंने भारतीय लीडरशिप को बोला कि आप अभी हमें लड़ाई को लड़ने दो, एक बार लड़ाई खत्म हो जाती है तो उसके बाद में, जंग के बाद, हम आप लोगों को कुछ ना कुछ कंसेशन देंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस वगैरह दे देंगे। लेकिन जैसे ही वो लड़ाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, तो बाद में आपको जलियांवाला बाग में, जहां पे उन्होंने गोलियां चला करके उन्होंने मारा लोगों को। तो कांग्रेस पार्टी में और उस जमाने की लीडरशिप थी, उसमें इतना ये इवॉल्व नहीं हुआ था। जिन्ना साहब भी इसी इसी तंजीम, इसी उसमें थे कि ये अवेयरनेस था कि अगली बार अगर कोई वर्ल्ड वॉर होगी तो हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करी है। एक बात बड़ा ध्यान में आपको रखना चाहिए, मैं तो दिल्ली शहर से आता हूँ, कि 1857 में जो 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 गदर हुआ था, उस गदर के बाद इतनी बुरी तरह से मारा गया था लोगों को, खासकर मुसलमानों को, कि कहते हैं कि दिल्ली शहर से लेके मेरठ तक कोई पेड़ नहीं था जहां पे लाश ना टंगी हो। इतने लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा गया था निकाल करके, कि भारत के लोगों में हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेज की आंख में आंख डाल के बात कर सके। लड़ना तो बहुत दूर की बात है, और एक दिमाग में की बात घुस गई थी कि आप सफेद चमड़ी वाले को यहाँ से नहीं हटा सकते, उनसे लड़ नहीं सकते, आप उसे जीत सकते नहीं, आप, वो आपसे अकलमंद है, आपसे ज्यादा ताकतवर है, उसके पास वेपन्स हैं, आप कुछ नहीं है। तो ये माहौल उस देश में था कि, और ये बात समझ थी कि आप जो है बाहर के दूसरे देशों से बिना सपोर्ट लिए आपकी लड़ने में, आपकी आप में कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तो जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर होता है, तो सुभाष बोस को समझ, उन्होंने कहा कि अब हमारे पास में मौका आया जो बड़े साल के बाद में, जिसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस जमाने में हमारे जो यहाँ के जो नेता थे, गांधी जी और अपने पंडित नेहरू, उन्होंने बोल दिया जी हम तो अंग्रेजों के साथ में, उनका उनका विचारों का भला होना चाहिए। सुभाष बोस को फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये सारा का सारा ऐसे ही निकल जाएगा, तो उनको जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज का बेसिकली प्लान था कि इनको सबको जेल में डाल दो, और लड़ाई के टाइम पे सारे ये लीडर बंद रहेंगे, और अंग्रेज अपनी लड़ाई लड़के, मतलब कम से कम उनका बेसिक एम था कि अपने को बचाएं, जो जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। अब सुभाष बोस को ये प्रॉब्लम थी, अगर वो जेल में ही रहते हैं तो वो काम नहीं कर पाएंगे, जेल से कैसे बाहर निकले, तो उन्होंने वहां पे भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। और अंग्रेजों को डर ये हो गया कि अगर ये आदमी यहाँ मर जाता है तो सारा ब्लेम उनके सिर पे आ जाएगा, तो उन्होंने कहा इसको यहाँ से घर से छोड़ो, इसको इसको कमरे घर में नजर बंद करके रख दो। तो यहाँ उनको छोड़ के कलकत्ता में उनको उनके घर में नजर बंद कर दिया। और यहीं पे 17 जनवरी सन 41 में वो चुपचाप से रात को एक मुसलमान के वेश में वो यहाँ से चले गए। मोहम्मद जियाउद्दीन नाम का नकली आइडेंटिटी उन्होंने पूरा बना करके पूरा, और यहाँ से निकले। निकलने के बाद वो अफगानिस्तान, और यहाँ से होते हुए उन्होंने रशिया क्रॉस किया, वो जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में जाके, क्योंकि आपका सवाल था वो फौज बनाने का, जर्मनी में जाके उन्होंने एक फौज बनाई थी, जो पीओडब्ल्यू थे, जो उन्होंने अफ्रीकन सेक्टर से जर्मन्स ने पकड़े थे, उसको लेकर के उन्होंने एक फौज खड़ी करी। उनका प्लान जब वो यहाँ से गए थे कि रूस और रशिया की मदद से, रशिया और जर्मनी की मदद से वो लोग कुछ करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो वहां पहुंचे हैं, तो उसके बाद में कुछ समय बाद जर्मनी की और रूस की लड़ाई शुरू होगी, उनका वो प्लान वो चौपट हो गया। लेकिन वो जो फौज वहां बनाई थी, उसके अंदर भी बहुत सारे मुसलमान थे, क्योंकि हमारी जो फौज थी उसमें ऑब्वियसली उस जमाने में काफी मुसलमान की तादाद थी, तो वो फौज में बहुत लोग थे, और लोगों ने नेताजी को वहां पे ज्वाइन किया। उसके बाद में वो हिटलर से उनकी मीटिंग हुई है, बड़ी मशहूर वो कहानियां हैं वो सब। वो फिर वो उन्होंने कहा कि आप साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जापान जो है आपके बिल्कुल पास में पहुंच गया भारत के, अच्छा रहेगा आप लोग वहां से कुछ काम करें, यहाँ से इतनी दूर से कुछ काम हो नहीं पाएगा। तो सुभाष बोस को भेजा गया। बहुत बड़ी एडवेंचरस चीज थी कि वो सबमरीन में 90 दिन की यात्रा थी यहाँ से निकले, कि ताकि वो साउथ ईस्ट एशिया में, तो उनके साथ में आबिद हसन जो थे वो थे। बाद में वो आजाद भारत में वो हमारे एम्बेसडर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से इजिप्ट में हमारे एम्बेसडर थे। तो उसी टाइम पे सुभाष बोस ने भारत का जो आजकल के जमाने का जो हमारा नेशनल स्लोगन है जय हिंद, उसको उन्होंने बनाया वहां पे। वो आबिद हसन ने ही उसको कॉइन किया था, तो तभी से ये उनका नाम पड़ गया था आबिद हसन जय हिंद सफरानी करके।
तो वो किया, फिर नेशनल एंथम उन्होंने डिसाइड किया कि ये होना चाहिए। तो वो कोशिश सुभाष चंद्र बोस की ये थी, जो जमाने में जो एक डोमिनेंट व्यू था कांग्रेस में, कि सारे लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान मिलकर के पहले अंग्रेज को यहाँ से निकाले, और शायद इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशन बाद में डेवलप होनी शुरू हुई है, वो उस टाइम पे कम से कम उस पीरियड में नहीं थी। वो मैंने कहा ना, एक दौर कुछ और था, वो हालत कुछ और थे। तो बड़ा अनफेयर है कई बार उस दौर को देखना किसी और दौर की निगाह में, क्योंकि इस देश की हालत, जहां तक मेरा मानना है कि डायरेक्ट एक्शन देके बाद में एक पूरा ही रास्ता चेंज हो गया था। तो चल उससे पहले कुछ और उसके बाद में कुछ, यहाँ पर वो आए तो यहाँ पे ऑलरेडी जापानियों की मदद से एक आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी बनी हुई थी। वो सुभाष बोस को के हैंड ओवर की गई, और उन्होंने एक आजाद हिंद सरकार बनाई है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ वो नहीं थे, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट आजाद हिंद की बनाई थी, जिसके वो प्राइम मिनिस्टर थे, विच मेक्स हिम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि वो गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया है 5-7 कंट्री ने, जापान ने किया, आपके आयरलैंड ने किया, जर्मनी ने किया, इटली ने किया, और उसमें उसके बैंक थे, उनकी इंटेलिजेंस सर्विस थी। पूरा जो गवर्नमेंट का एक सेटअप होता है, पहली बार भारत में एक प्रॉपर, मतलब किसी भारतीय ने एक प्रॉपर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, जिसका मिलिट्री विंग जो था आईएनए था। अब ये पूरा का पूरा जो वहां, अगर आप किसी दो कम्युनिटी का नाम लेंगे कि सबसे ज्यादा उसमें किस, उसमें से सब लोग, उसमें एंग्लो इंडियन तक थे। मतलब भारत की हिस्ट्री के अंदर एंग्लो इंडियन का कंट्रीब्यूशन काफी कम है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को अंग्रेज के साथ में। लेकिन यहाँ पे एंग्लो इंडियन भी वहां पे शामिल हुए। उस आदमी की इतनी जबरदस्त, मतलब भारत को एक करने में, अमन आपको क्या बता सकते हैं? देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में हालात आजकल क्या है। आप उस जमाने की बात कीजिए, सन 40, ये 44-45 में जब उन्होंने बनाया है, फौज बनाई है, उसमें उन्होंने औरतों की रेजिमेंट खड़ी कर दी, जो आज पॉसिबल नहीं है। उस जमाने में जो फिल्म एक्ट्रेसेस हुआ करती थी, वो कैमरे में सीधा नहीं देखती थी, क्योंकि बुरा मानता है कि औरत जो है सीधा क्यों हमको देख रही है। उस जमाने में उन्होंने औरत को खड़ा करके बंदूक हाथ में दी, और उस आजाद हिंद फौज की जो रेजिमेंट, औरतों में उसमें मुसलमान लड़कियां भी थी। आज के जमाने में बुरके की में लोग बात कर रहे हैं, वो उस जमाने में बात नहीं। तो उसका एक इतना जबरदस्त उसका ये था कि लोगों को एक करने का, और लोग सारे उसको पसंद करते थे। जबकि उसने अपनी प्राइवेट लाइफ में और अदरवाइज कभी ये बात, वो बहुत ज्यादा धार्मिक विचारधारा का, और मतलब डिवाउट हिंदू वो थे, गीता हमरे पास लेके चलते थे। तो जो ट्रूली सेकुलर आदमी है कि मैं अपने धर्म को मानूंगा, अच्छी बातें करूंगा, लेकिन किसी और को थोपूंगा नहीं, और सबको बात खुली करूंगा। तो वो अपना उन्होंने करा, लेकिन उनके साथ लोग जुड़े, और मेरा मानना है कि ज्यादातर लोगों ने उनके साथ उनकी बहुत इज्जत करी। एक बात हुई थी सिंगापुर में, कोई कहीं पे मंदिर में कहीं जाने लगे, तो लोगों ने मना किया कि आपका एडीसी मुसलमान है, साथ में मत आइए। तो उन्होंने कहा मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन अच्छी बाद में हो गया, लेकिन अच्छी बात ये भी कि मुसलमान एडीसी को भी मंदिर में जाने में परहेज नहीं था। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा माहौल बना, लोग एक हुए, और वो आजाद हिंद जो है उसने उसने लड़ी। तो अगर उसमें आप तादाद देखेंगे तो सबसे ज्यादा उसमें पंजाबी और तमिल थे, और अमंग पंजाबी जो थे उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। तो सुभाष बोस ने जो वहां पे अपनी जो जो अपनी वो बनाई, उसने उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट बनाई है, जो मंत्री बनाए हैं, उसमें ऑब्वियसली मुसलमान बहुत ज्यादा। इनफैक्ट सुभाष बोस ने जब रेलिंक्विश किया अपने, मतलब कहा जाता है जो उनकी डेथ होगी, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है रिसर्च का, उससे एक दिन पहले, तो उन्होंने जनरल कियानी को उन्होंने बनाया उसका इंचार्ज अपने जाने के बाद में। अदरवाइज उसके अंदर उनका जो मेन, उनका जो एडीसी था हबीबुर रहमान, जो भारत, बाद में पाकिस्तान में ब्रिगेडियर राजा हबीबुर रहमान के नाम से जाने जाते हैं, बाद में आपके वो एडिशनल डिफेंस सेक्रेटरी रिटायर हुए वहां पे। तो हबीबुर रहमान इज द मेन इंपॉर्टेंट एंड सोल विटनेस ऑफ द प्लेन क्रैश थ्योरी। ही इज द सेंट्रल फिगर इन द होल सुभाष बोस डेथ केस। मेरी किताब इंडिया बिगेस्ट स्क्वायर पे पूरा चैप्टर उनके बारे में डिस्क्राइब किया। उनके पूरे से मेरा बहुत पहले इंट्रोडक्शन हुआ था। अभी तो सब लोग फेसबुक वगैरह में है, बट मेरा पहले की बातचीत हुई थी। उनके उनके पुत्र पुत्र पाकिस्तान आर्मी में थे, वो मर गए, भारत में आए थे बीच में। तो इस तरह की बातें, और तो वहां पे इस तरह का बहुत एक पैन इंडियन जो उस जमाने में था उसको लेके सुभाष बोस, इस मामले में आप देखें तो सुभाष बोस ने जो लोगों को एक करा है, उसमें कोई उनका मुकाबला नहीं। कोई आदमी एक नहीं कर सका, वो आदमी ने एक करा। और अब लेकिन अब जो इतिहास का अपना है, वो जो इतिहास इतिहास है, तो ये आपके सामने सच्चाई है। तो आपका जो सवाल था, हाँ, उसमें बहुत सारे मुसलमान भी थे, और उनको बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में जो उनके जो मंत्री थे, टॉप एडवाइजर, उसमें से ऑब्वियसली मुसलमान भी बहुत सारे थे। अनुज जी, आपने अभी फरमाया कि आजाद हिंद की जो सरकार इन्होंने बनाई थी, उसको रिकॉग्नाइज किया था दुनिया के कई मुल्कों ने। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अंग्रेज बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, तो क्या नेताजी की इस स्ट्रगल और एक तरह से वॉर ना होती तो क्या अंग्रेज चला जाता? क्या अंग्रेज ने भारत को आजाद कर देना था अगर नेताजी की स्ट्रगल शामिल ना होती?
वो और बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी वो कमजोर जरूर था, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं था कि कंट्रोल कर सके। क्या इसकी वजह ये नहीं है कि नेताजी की स्ट्रगल उसमें थी? अरे जी, बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वही मतलब, लेकिन है कि लंबी चौड़ी दास्तां है पूरी इसकी। पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने बोला कि आप हम जब दिल्ली शहर में, हम लोग या पूरे भारत में जो पैदा हुए हैं, हमारे इन्होंने सिर में इन्होंने हमारे को घुट्टी पिला रखी है, जिसको एक बड़ा 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 गाना माना गाना था देश में हमारे, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। एक फिल्म थी, मैंने सुना बाद में उसी गाने को कॉपी करके उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में पाकिस्तान में भी कॉपी करी उस गाने की, कि साहब भारत में कोई चमत्कार हुआ था, यहाँ पे कोई मिरेकल हुआ है कि साहब अंग्रेज जो है ना नॉन वायलेंस से चला गया। वो बात दूसरी है कि नॉन वायलेंस है, यहाँ पे आप गवर्नमेंट का एक्ट आप चेंज नहीं करवा सकते इस देश के अंदर। इसमें बड़ी कहानियां मैं बोलूंगा तो अच्छा लगेगा नहीं। नॉन वायलेंस से, मैं दिल्ली शहर से आता हूँ, वहां से नॉन वायलेंस से तो किराएदार मकान नहीं छोड़ता, तो ये तो बहुत दूर की बात है, अंग्रेज चला जाएगा। अंग्रेज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक्सप्लॉइट किया जाए, ये सिर्फ सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला था। बाकी लोग तो अंग्रेजों के साथ में थे इनडायरेक्टली, कि साहब ये तो बड़ा टाइम है, इन्हीं का इनकी विचारों की जरा वो रहनी चाहिए। इसी से वो आदमी बाहर गया, उसने फौज खड़ी करी। अब एक बड़ी अच्छी चीज हो गई है कि पिछले 10-12 साल में दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स, इंटेलिजेंस के और बहुत सी टेस्टिमनीज अवेलेबल हो गई हैं। तो अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं आपको उसका जो मिक्स क्रक्स है आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं कलकत्ता में बैठा हूँ। तो आ, भारत को आजाद कराने का जो डिसीजन लिया था, वो लिया था क्लेमेंट एटली ने, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल के अंडर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के टाइम 45 के बाद वो बन गए थे उनके प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली जो आदमी डिसीजन लिया कि भारत को आजाद करके भारत पाकिस्तान बनाने हैं दो डोमिनियन 47 में, जिस आदमी ने डिसीजन लिया है ऑब्वियसली उसको सबसे ज्यादा पता है। कुछ हैं हमारे यहाँ, कुछ फन्ने खा बैठे हैं जो ये दावा करते हैं कि मैं फना फना का हिस्टोरियन हूँ, मेरे पास 2-4 डिग्रियां हैं ऐसे इंग्लैंड से, और मुझे ज्यादा पता है उससे एटली से। तो ऐसे बेवकूफों को ये बोलना चाहिए कि तुम्हारे जैसे हिस्टोरियन ना 50,000 घूमते हैं लंदन के आर्काइव में, तो अपना गिरेबान में झांक के देखो और अपनी औकात में रहे। वो आदमी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, यूनाइटेड किंगडम का। उसने डिसीजन लिया कि ये भारत को और इंडिया और इंडिया को डिवाइड करना है, या इंडिया को वो डोमिनियन स्टेटस देना है और दो स्टेट बनेंगे, ये उसका डिसीजन था। तो वो आदमी सन 56 में क्लेमेंट एटली, जो वो प्रधानमंत्री नहीं था, वो भारत में आया, नेका से आगे जाता, लेकिन वो आया, दिल्ली में आया, फिर लखनऊ गया, तो कलकत्ता में यहाँ पर आया। अब किस्मत ये है कि कलकत्ता में उस टाइम पे, यहाँ तो आपको पता है माशाल्लाह सारे कांग्रेसी यहाँ बैठे हुए थे सारे, हर जगह पे। उस टाइम पे यहाँ पे अपने जो गवर्नर था वो मर गया था यहाँ पे, कांग्रेस का कोई आदमी था कोई। और उसलिए वहां पे यहाँ जो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, और कलकत्ता हाई कोर्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराना कोर्ट है। पहले कोर्ट यही बना, सुप्रीम कोर्ट सब बाद में बने हैं सब कुछ। सबसे पुराना कोर्ट भारत में जो वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस से बना है वो कलकत्ता का हाई कोर्ट है। इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा बड़ा नामी गिरामी कोर्ट माना जाता है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का पहला जो इंडियन जो जज बना था, वो ये बने थे 51, 52, 53 तक। उसका सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता का जो चीफ जस्टिस था वो गोरा अंग्रेज था। उसके बाद ये 52, 53 में बने, तो वो थे फणी भूषण चक्रवर्ती। और प्रोटोकॉल ये है कि जब गवर्नर साहब नहीं रहे तो वो टेम्पररी उनको एक्टिंग गवर्नर उनको बनाया गया। तो ये कोई पॉलिटिशियन नहीं था, ये बेचारा मतलब बड़ा जज था, बड़ा नामी गिरामी, पहला अंग्रेज हिंदुस्तानी जो कलकत्ता का जज बना, सुप्रीम कोर्ट जज बना, चीफ जस्टिस बना था। तो फानी भूषण चक्रवर्ती जो थे, उन्होंने ऑब्वियसली उनको राजभवन जो आपका गवर्नर हाउस है उसमें उनको होस्ट किया। 2 दिन एटलीस्ट आप यहाँ पे रहे। जब वो 2 दिन यहाँ पर रहे तो उन्होंने से बातचीत हुई कि भी ये क्या, तो उन्होंने बाद में एक लेटर लिख करके कोशिश की उन्होंने बोलने की, लेकिन वो लोग बहुत डरा करते थे, मीडिया भी सेंसरशिप करता था। लेकिन भूषण फनी भूषण चक्रवर्ती ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने लेटर लिख के उन्होंने छोड़ दिया। तो उसमें उन्होंने लिखा कि वो मेरे पास थे एटलीस्ट साहब, यहाँ हमारी उनसे बातचीत हुई थी। फिर मैंने उनसे सीधा पूछा कि 42 में तो आप लोग का ये जो भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चला था वो तो खत्म हो गया था 2-4 दिन के अंदर ही, उसमें तो कुछ था नहीं वहां पे, और आप लोग लड़ाई जीत चुके थे, कोई आप पे खतरा था नहीं, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग यहाँ से देश छोड़ के चले गए, आप लोग फटाफट एक दिन में? तो उन्होंने बोला कि वो एटली साहब ने एग्री किया कि भाई हमारी जो फौज है भारत की, इंडियन, उसके अंदर मतलब प्रॉब्लम थी ये सुभाष बोस की वजह से, इसलिए हम लोग को मेन कारण जो है सुभाष बोस के जाने का है। और उससे उन्होंने फिर पूछा एटलीस्ट उन्होंने कि वो महात्मा गांधी का जो आप लोगों ने आंदोलन चला रखा था, ये एटलीस्ट से पूछा इन्होंने भूषण चक्रवर्ती ने, कि जो महात्मा गांधी का जो अहिंसक आंदोलन वो कितना आप पे इम्पैक्ट किया। उसने कहा जी मिनिमल इम्पैक्ट उस चीज का।
तो उसको इस दावे को सपोर्ट करने के लिए बहुत से, जैसे उस जमाने की मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स की बहुत सी रिपोर्ट अभी थोड़े दिन पहले भारत का नेशनल आर्काइव में अवेलेबल दिल्ली में हो गई हैं। तो मैंने अपनी किताब जो मेरी है कनंड्रम, सुभाष बोस लाइफ आफ्टर डेथ, उसमें हमने उनके स्निपेट्स वगैरह डाल के दिखाए आपको। उसके अलावा भी जो ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट अंग्रेज सरकार ने रिलीज किए थे 1973 के बाद लंदन में, उसमें आपको ये सारा चिट्ठा पता दिखाई दे कि किस तरीके से सुभाष, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अंग्रेज जो हमारा देश पे राज किया है, अंग्रेज यहाँ बहुत कम हुआ करते थे, कुछ 1,000 भी नहीं होंगे यहाँ पे, वो भी बड़े बड़े शहरों में रहा करते थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, कराची वगैरह में। और राज करते थे उनके बिहाफ पे राय बहादुर और जमींदार और ये हमारे जो नवाब शवाब थे, ये करते थे अंग्रेजों के बिहाफ पे राज। और जितने भी लोगों को मारा पीटा गया, जो उनके साथ जातियां हुई हैं, जैसे भारत के तो लोग समझते हैं कि यूरोप में ही उस जमाने में बड़ा लोगों में जालिम लोग थे, यहाँ भी कम नहीं थे। आगरा का किला, उसमें लोगों को बड़ा बुत से मारा जाता था। लाहौर लाहौर के किले में बड़े लोगों को टॉर्चर होने किए, बड़े मारे। दिल्ली का तो वैसे भी वो रेड फोर्ट था, वो तो इंटेलिजेंस का और आर्मी का हेडक्वार्टर था, वहां बहुत गन मचा है। तो इन्होंने लोगों को बहुत मारा पीटा, उनको यातनाएं दी, उनको टॉर्चर किए, फ्रीडम फाइटर्स को। वो सारे के सारे बेसिकली हिंदुस्तानी थे वो लोग। अब जैसे जलियान वाला बाग की बात आती कि साहब वहां पे वो पार्क में खड़ा करके उन्होंने सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को भून दिया, तो उसमें हम लोग ब्लेम ठोकते हैं उसको, जनरल डायर को। वो डायर ने तो सिर्फ गोली चलाने को बोला था, वो मारने वाले तो देसी लोग थे। वो देसी लोग, आपके वहां पता नहीं पाकिस्तान में क्या हुआ, पर हमारे यहाँ पे इनको तो हमने बिठा के रोटियां खिलाई हैं इंडिपेंडेंस के बाद में, उनको पेंशनें दी हैं। कोई और देश होता तो ऐसे लोगों की तो लिस्ट बना के गोली से उड़ा देते उनको 47 के बाद में। तो इस तरह के तो यहाँ पे हालात है कि वो उन लोगों ने, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया सुभाष बोस की वजह से भारत की फौज में रिवोल्ट की पोजीशन आ गई, लोग सारे एक हो गए। वो मेन फैक्टर था कि ये इस देश को अब छोड़ के चले जाना चाहिए। ये बात अब स्थापित हो चुकी है। बाकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट डेफिनेटली उन पर पड़ा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक्सप्लॉइट करने वाला सुभाष बोस ही था, बाकी लोग तो नहीं थे, वो तो उनको सपोर्ट कर रहे थे। प्रॉब्लम जो हमारे देश में बाद में जाके हुई है कि जब वो अंग्रेज यहाँ से जाने लगे, जो उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर की जो उन्होंने बात करनी शुरू करी, तो उनको अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट ध्यान में रखने थे। अब मेरा ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन नरेंद्र सिंह सरीला नाम के भारत के बड़े जाने माने एम्बेसडर रह चुके हैं, पहले वो फौज में भी थे मेरे ख्याल से, और वो माउंट बैटन के एडीसी थे। तो उन्होंने बड़ी शानदार किताब लिख के बताया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद में अगर कल को उनकी लड़ाई रूस से होती है, तो उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट यहाँ कितने सेफ गार्ड हैं, यहाँ पे उनके बेसिस खोल सकते हैं, मिलिट्री बेसिस खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते, क्या होगा। कोल्ड वॉर की बात लोगों को मालूम चल गई थी। तो वहां पे जनरल साहब ने तो खुली छूट थी कि जो मर्जी मिलिट्री बेस बनाने बनाओ, वो थोड़ा फैक्टर था उनके फेवर में पार्टीशन करवाने के। तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप वो सलीला जी की किताब जो बड़ी अच्छी है, लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो आदमी नॉट ओनली वो विटनेस था, बिकॉज वो माउंटबेटन का एडीसी था, उसने बाद में भारत के बहुत बड़ी सीनियर पोजीशन में काम किया फॉरेन मिनिस्ट्री में, उसने डॉक्यूमेंट कोट करके की बातें बताई हैं। तो ये लोग जब यहाँ से इन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर किया, तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर उन्हीं लोगों को किया था जो इनको क्रिसमस के ग्रीटिंग कार्ड भेजा करते थे अंग्रेजों को। ये वही लोग जो सुबह बातें करेंगे और शाम को क्लब में उनसे बातचीत करते हैं। आपका तो खैर बहुत ही माशाल्लाह बुरा हाल था, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ है कि ये लोग ने आने के बाद में, क्योंकि इनको अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करना था, इन्होंने अपना नैरेटिव फ्लोट कर दिया। और वो नैरेटिव हमारे यहाँ पे बड़ा मशहूर है, वो दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल की। कोई ऐसी चमत्कार इस देश में मिरेकल हो रहा है कि आप धरने करते हो, लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। और वो जो है उस पर आप यकीन नहीं करेंगे, इतना अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। 70 साल से उन्होंने पता नहीं कितने अरबों खरबों उन्होंने पैसे फूक दिए, ये म्यूजियम खोल, वो म्यूजियम खोल, वो आदमी को बुला। और दुनिया में थोड़ा सा की लड़ाई के बाद में को हर एक आदमी चाहता है कि पीस हो, वो तो मैं भी चाहता हूँ, सभी चाहते हैं, कोई भी इंसान का बच्चा नॉन वायलेंस, हर एक आदमी चाहता है कि शांति बनी रहे। तो एक अच्छा लगता है वो जॉन लेनन के गाने हैं ना, इमेजिन ऑल द वर्ल्ड, दीज आर वेरी गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट, फैशनेबल है। फिर वो जो बड़े लोग होते हैं, साहब लोगों के लिए बोलने की बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती है कि पीस होनी चाहिए, नॉन वायलेंस होनी चाहिए, वो तो हमें पता है। लेकिन भैया फौज भी चाहिए देश को, इंडिपेंडेंट देश, सिक्योरिटी क्या करोगे बिना पुलिस की फौज के, तो कोई देश चल सकता नहीं। सब लोग तो सिविलाइज नहीं होते, आपके क्रिमिनल्स होते हैं, एंटी नेशनल्स होते हैं। तो ये इतना, और ये इसका एक बड़ा एडवांटेज उनको ये हुआ कि जो अंग्रेज था उनकी इमेज अच्छी हो गई कि साहब कितने अच्छे लोग थे, 200 साल पहले यहाँ पर है, ये इतना अमीर देश था पहले, और ये इन्होंने आपने लूट खसोट के आपने लोगों को मारा पीटा, 200 साल बाद आपने सबसे गरीब बना दिया, लेकिन कितने अच्छे लोग थे, उनको बोला चले गए प्यार से। तो ये उन्होंने उसको एक लेवल पे इस आर्गुमेंट को डिट्टो किया। और इसलिए ये जो नैरेटिव था, जो भारत सरकार ने जो स्टार्ट ये चेपना शुरू किया हमको 47 में, ये पहले तो इंग्लैंड वगैरह में पॉपुलर हो गया। अब तो वहां आपके आपके पार्लियामेंट स्क्वायर में मूर्ति बना दी गांधी जी की उन्होंने,
उसके बाद में यूरोप में फैल गया, यूरोप के बाद आपके चला गया अमेरिका में फैल गया। अब यहाँ पर वो लोग जो पावर में आए थे, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वही हाल रहा होगा। ये वो लोग थे जो इंडिपेंडेंस से पहले अंग्रेजों का पैर चाटा करते थे। राय बहादुर रखा है, ये नाम रखा है। जैसे लोग जो फौज में थे उनको तो सूबेदारी की पोजीशन मिल जाए, वो उसी से खुश थे कि सूबेदार बन जाएंगे, सुबह उठ के सूट मारेंगे, हमें कुछ बनना नहीं है। इनको तमगा तो मिलता था नहीं उस ऊपर का। लेकिन यही लोग पावर में आ गए और उनका भी इंटरेस्ट इसी में था कि ऐसी बातें करो जिसमें अंग्रेज की इमेज अच्छी रहे, और दूसरा इंटरेस्ट है कि बच्चों को विलायत भेज दें, वहां थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि सबको भेजना गलत है, क्योंकि कुछ लोग विलायत में जाने के बाद, अमेरिका जाने के बाद बहुत जबरदस्त नेशनलिस्ट है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं खुद अमेरिका इंग्लैंड में आया हूँ, खुल करके वहां से बात करता हूँ, तो इसमें मतलब मैं ये पास्ट प्रेजेंट को मिक्स नहीं करना चाहता। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो वहां रहता है वो खराब है, क्योंकि मेरे खुद के मित्र वहां बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो हमारे जो एलीट क्लास यहाँ पे जो भारत का है, उसमें उनका यही माइंडसेट था, और उनने सारा अपना खानदान उन लोगों ने मतलब वहां शिफ्ट करा दिया पूरे जितने, क्योंकि गांधीवादी नेता फौज में तो ज्वाइन करते नहीं हमारे देश में, ना उनके बच्चे करते हैं, वो तो पीसफुल कंट्री में जाके रहते हैं। लड़ाई में हम लोग मरेंगे बैठ करके यहाँ पे। अब ये करते 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 60-70 साल में ये इतना ब्रांड इतना मशहूर हो गया, इतने लोगों का नाम चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है कि इसको डिसमेंटल करना मुश्किल हो गया। और ये कहानी जो है, और ये तो ये एक लार्जर, मैं आपको एक पूरा इसकी आउटलाइन दे दूं कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें, कि ये कॉन्टेक्स्ट भारत में लोगों को और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा। अनुज जी, मैंने आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज देखे हैं, और नेताजी के हवाले से जब भी कहीं बात होती है तो एक परसेप्शन बिल्ड होता है कि अगर भारत की लीडरशिप उस वक्त नेताजी के पास होती तो अनडिवाइडेड इंडिया आजाद होता और एक भारत आजाद होता। क्या ये दुरुस्त है? बड़ा मुश्किल है, बड़ा। अब देखो, टाइम मशीन हो तो आदमी जाके बात करे सरकमस्टेंसेस। अब हम लोग इतना जाने के बाद कैसे अपने आप को वहां रखे, इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो वहां पे होते तो शायद खून खराबा नहीं होता। क्योंकि मेरा मानना है कि हम भी तो पंजाब साइड के लोग हैं, तो मैं तो डायरेक्टली तो मेरे खानदान के लोगों ने देखा नहीं, लेकिन हमने सुना है उनके बारे में। भारत पाकिस्तान का जो रिश्ता खराब हुआ है हमारा, अभी अभी जो हुआ हुआ, जो हुआ बंटवारा हो गया, कहानी खत्म, ठीक है, आपने घर को बाइट कर लिया। लेकिन जो हमारा रिश्ता जो खराब होने का जो बहुत बड़ा रीजन है, कि जो खून खराबा आपका पार्टीशन में हुआ है, अगर सुभाष चंद्र बोस वहां पे तो कम से कम ये खून खराबा तो कम से कम नहीं होता। क्योंकि ये लोग जो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाए, जो भारत के जो उस टाइम के लीडरान थे, उसमें जिन्ना भी कि पाकिस्तान तो नहीं बना था। तो अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो कम से कम खून खराबा नहीं होता। अब जब पाकिस्तान बन गया तो उनको मुबारक हो, अच्छी बात है, वो अलग चीज है, लेकिन कम से कम खून खराबा ना हो। मेरा मानना है कि वो खून खराबे से जो हुआ है आपका ये पाकिस्तान, पंजाब में और यहाँ बंगाल में, उससे ही हमारे रिश्ते आपस में जो अभी तक जो है खराब चल रहे हैं। पुरानी बात थी कि एक पूरा इस देश में मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद में एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, और वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन ये आज के जमाने में जो इसेंशियली जो हमारे आपस में जो रिश्ते मधुर नहीं है, अच्छे नहीं है, वो उसका कारण है कि जो पार्टीशन में इतने लाखों लोग मारे गए थे, उसका तो लोगों के दिमाग में कहने की बात हुआ है। अगर वो होते तो शायद ये चीज काफी कंट्रोल में होती, अगर नहीं भी होती तो। अनुज जी, हम भारतीय लोग एक चीज बड़ा दुख के साथ सोचते हैं कि बंटवारा हो गया, भारत के टुकड़े हो गए, भारत का ईस्ट और वेस्ट विंग काट दिया गया, वगैरह वगैरह। क्या अगर हम इसको दूसरे नजर से देखें तो ये ब्लेसिंग नहीं थी कि बंटवारा हो गया? अगर बंटवारा ना होता तो 60 करोड़ आज के दौर में मुसलमान होते, भारत के शहरी। और मुसलमानों में जो साउथ एशिया के मुसलमान हैं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उनके जहनों में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मौजूद है। क्योंकि हम जब मदरसों में जाते हैं बचपन में, तो हमें जो पहली चीज पढ़ाई जाती है वो ये है कि तुम कलमा गो हो, तुम मुसलमान हो, और सिर्फ तुम करेक्ट हो, बाकी सबको करेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है। हमारे अंदर एक फीलिंग है कि वी आर रूलिंग क्लास, और हमारे नबी ने पेशिंग गोई की थी कि गजवाए हिंद होगा और सारे हिंदू मंदिर तोड़े जाएंगे, सब हिंदुओं को मुसलमान किया जाएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम आया, मुगल आए, सब आए, अंग्रेज आए, तो हमारे मुसलमानों को ये था कि अंग्रेज मुसलमानों को भारत दे के जाएंगे वापस, और ये एक फीलिंग थी। तो क्या ये ब्लेसिंग नहीं है? अगर आप देखें कि अगर आज भारत में 60 करोड़ मुसलमान होते तो क्या हाल देखिए, होता भारत का? ऑब्वियसली मैंने कहा ना, 800 साल जो बीच में कुछ हुआ उसका एक बैकग्राउंड है। बाय द वे, आप जिन लोगों की बातें कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, आपको
इस चीज की उनको एक नॉलेज होनी चाहिए कि ये बेसिकली जो भारत में जो मोहम्मद बिन कासिम के बाद से लेके वो गौरी आया था यहाँ पे दिल्ली में ऐबक आया था करके, जो इनका राज चला था उसमें बेसिकली राज करने वाले वो फॉरेनर थे। तो इंडियन मुस्लिम को तो एक लेवल से ऊपर वो एंट्री भी नहीं कराते थे, कोई इंडियन मुस्लिम नहीं बना वहां का बादशाह बना या सुल्तान बना, सारे फॉरेनर बनाते थे, उनकी जो टॉप क्लास थी। ये जो अब ठीक है वो कन्वर्ट होने के बाद उनको मैंने कहा ना मुबारक हो, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद में इनको किसी को राजा उन्होंने बादशाह नहीं बनने दिया। तो एक वो जो एलीट क्लास थे आपके टर्क अफगान मुगल पठान, उनका राज था, वो कॉमन लोग मुसलमान का राज उस टाइम पे नहीं था। वो बात है। आपने ये बोला कि क्या बंटवारा ब्लेसिंग है कि नहीं है। अब ब्लेसिंग है लेकिन पूरी नहीं है। मेरा मानना है कि भारत में कंसेंसस उस जमाने में था। पहली बात तो ये कि आप पूछेंगे कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं चाहता कि आपका घर बढ़ जाए, लोग आपस में बढ़ जाए, मारपीट हो, कोई जान करके भी खून खराबा किसी का नहीं चाहेगा। इतनी तो हर एक आदमी की सिविलाइज वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता भगवान न करे वो बंटवारा हो जाए, तो इनको करना चाहिए था कि जो पॉपुलेशन का एक्सचेंज पूरा करते, जो इन्होंने नहीं किया। और उसकी वजह से जो हमारे वहाँ हमारे जो भाई बंधु वहां रह रहे हैं उन पे जो होता है तो हमारा बड़ा दिल उसको खराब होता है। तो ये हमारे लीडरान की जो है ना कसूर है कि या तो आप एग्री मत करो पार्टीशन को। अगर आपने पार्टीशन को एग्री कर लिया तो कम से कम अपनी जो पॉपुलेशन जो रह गई है उसको पूरा आप एक्सचेंज कर ले। या तो घर तकसीम नहीं होगा, और अगर तकसीम होगा तो पूरा होगा। ये जो आधा चक्कर में डाल दिया, उस चक्कर में हमारे को आज तक ये झेलना पड़ रहा है। तो उस सेंस में तो ये ब्लेसिंग तो हुई लेकिन पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस हमारे बीच में हमारे देश में उसके बात लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे आइडियली नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आपने बंटवारे को एग्री कर लिया है तो फिर आपको पॉपुलेशन एक्सचेंज करनी पड़ती। नहीं तो ये सारा सीए का लेकर के आज जो हमारे को खबरें आती है कि पाकिस्तान में कैसे वो लोग उस जमाने में किस तरीके से मारा पीटा गया था, खासकर औरतों को ईस्ट पाकिस्तान में तो बड़ी बुरी तरह से, बड़े ज्यादा जालिमों की तरह से औरतों के साथ वो तो उसकी तो रिकॉर्ड भी नहीं लोग करते क्या क्या हुआ। उधर भी हुआ था हमारे यहाँ पे पंजाब साइड में। तो वो शायद था कि अगर या तो बंटवारा ना करें, अगर बंटवारा कर दिया है तो पूरा तकसीम करें। तो ये मेरा मानना है कि इसमें तो थोड़ा सा ब्लेसिंग तो हुई लेकिन पूरी नहीं हुई। तो अनुज जी मुझे ये जरा समझाएं कि जिन्ना साहब ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो डिस्टिंक्ट नेशंस हैं और टू नेशन थ्योरी की एक थ्योरी लाई गई, अंग्रेजों की कहने पे लाई गई, जिन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। नेहरू साहब ने और गांधी जी ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया एक मौके पे आके, और बंटवारे का फैसला होता है। लेकिन फिर 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आके जिन्ना साहब ये कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब आप आजाद हैं अपने मंदिरों में, पाकिस्तान के अंदर अपने मंदिरों में जाने पे, और हर पाकिस्तानी चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो पाकिस्तान का नागरिक है और पाकिस्तान में वो इंडिपेंडेंटली अपनी वो कर सकता है। यही चीज नेहरू साहब ने किया। और 1951 में लियाकत नेहरू देखिए पैक्ट होता है जिसमें बॉर्डर बंद कर दिए गए और रोक दिया गया माइग्रेशन को। आपने अभी ये पॉइंट उठाया कि ये होना चाहिए था, ये क्यों हुआ? ये जो रुकावट डाली गई माइग्रेशन के ऊपर, क्यों नहीं हुआ? कि आपने जैसे कहा कि जब बंटवारा, एक मिसाल है कि मैं अपने माँ बाप के घर से अलग हो रहा हूं, तो मैं अपने दो बच्चे वहां पे छोड़ के क्यों आया? बिल्कुल। क्यों नहीं हुआ कंप्लीट बंटवारा फिर? अब ये तो मैंने कहा ना वो हमारा डीएनए हम लोग का सबका एक है, तो हमारे सभी के खून में हिपोक्रेसी बराबर ही है। तो है कि क्या इनको रीजन रहा हो कि बंटवारा कर भी दिया लेकिन पॉपुलेशन से नहीं किया, जबकि पटेल ने बोला था और लोगों ने कहा था कि आप पॉपुलेशन एक्सचेंज कर लें, और आराम से करते लोग मरते हैं। मेरा मानना था अगर आराम से वो पॉपुलेशन एक्सचेंज की जाती, खून खराबा नहीं होता, तो आज भारत पाकिस्तान की फ्रेंडशिप रहती, अच्छी रहे, माहौल अच्छा रहता। ये जो खून खराबा हुआ कि आपने एक्सचेंज किया नहीं, फिर वो लोग मरने को पड़ गए। हमें पता है कि पूरे ट्रेनें कट कट के आई हैं, जिस तरह से वैशाना तरीके से औरतों के साथ जुल्म किए हैं, वो तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में साफ बताया कि कैसे कैसे वहाँ लाहौर में वो जगह पे जो सिख औरतों पे और हिंदू औरतों पे जो जुल्म हुए हैं, उसका पढ़ते तो हमारा खून खौल जाता। अब वो है ना कि वो सारा माशा इन्होंने खा करा दिया। अगर ये ढंग से इसको हैंडल करते तो ये इनका इनएप्टीट्यूड है। ये लोग राज करने के लायक नहीं थे, अंग्रेजों ने इनको उठा के बना दिया। लड़ाई तो उसी ने सुभाष बोस ने लड़ी थी इन लोग से। तो वही बात घूम फिर के आती है कि साहब अगर वो आदमी होता शायद ये खून खराबा हम लोग बचा सकते थे, वो हम नहीं बचा पाए। और इस तरह के लोगों को बैठा दिया जिनका इन कुछ और था, वो शॉर्ट साइटेड लोग थे, लॉन्ग टर्म में नहीं सोचा कि आगे क्या होने वाला है। तो आपने खुद मिसाल दी ना कि वही जिन्ना साहब यहाँ बैठ के वो जहर उगलते थे, उल्टा सीधी बातें उन्होंने करी हैं, बड़े गलत गलत नारे उन्होंने यहाँ पे दिए हैं कि पाकिस्तान में हम किसी काफर को नहीं रहने देंगे, फलाना ढमकाना।
बाद में आके आप लेक्चर दे रहे हो, हमारे यहाँ बराबर होंगे, तो पहले क्यों आप लोग करके। तो वो तो रियलिटी आपके सामने है। मैंने कहा कि ना, वो नेताजी होते तो खून खराबा कम से कम नहीं होता, और एक खून खराबा ही सारी जड़ है हमारे आज आज जो हमारे हमारे देशों में आपस में रिश्ते ठीक नहीं है। अनुज जी, अभी आपने अपने उसमें एक जवाब में कहा था कि हम खाली परसेप्शन पे डिस्कस कर सकते हैं, उस वक्त हम हिस्ट्री के उसमें जाके तो देख नहीं सकते कि क्या हालात थे। लेकिन एक परसेप्शन ये है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लीडरशिप अंग्रेजों की एजेंट थी, ये एक परसेप्शन है, और इन्होंने अंग्रेजी एजेंडे को पूरा किया। तो ये अंग्रेजी एजेंडा ही था ना कि एक पीसफुल पाकिस्तान इंडिया ना रहते, और इसके लिए ये खून खराबा कराया गया। और रावलपिंडी, फैसलाबाद जिसको कि लालपुर था, लाहौर, वहां से जब ट्रेनें इंडिया आई सिखों की, तो भरी हुई थी लाशों से, जिसका फिर रिटेलिएशन हुआ। जैसे मेरे वालिद, हम गुजरात से हैं, सोमनाथ के पास हमारा गांव है। मेरे वालिद ये कहते हैं, मैं जब उनसे अक्सर सवाल करता था कि क्यों हमें वहां से आना पड़ा इंडिया से, तो उन्होंने कहा हमारा तो बड़ा पीसफुल गांव था, और कभी कोई हमने सोचा भी नहीं था कि हमें जाना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये कि आसपास के गांव में जो छोटी तादाद में मुसलमान थे, वहां पे हमले होने शुरू हुए बलवाइयों के। और हमारे गांव में हम हिंदू मुस्लिम, हमारे 8-10 घराने थे मुस्लिम, बाकी 200-300 घराने थे हिंदू। बोले कभी हमें कभी मसला नहीं हुआ था, और हम खुशी से रह रहे थे। लेकिन अचानक जब हमले शुरू हुए, तो हमारे हिंदू भाइयों ने हमें कहा कि भाई निकल जाओ इधर से, तुम्हारा पाकिस्तान बन गया है, चले जाओ, नहीं तो यहाँ तुम लोग मार दिए जाओगे। तो मेरा सवाल यह है कि हम परसेप्शन में जाते हैं, तो क्या ये एजेंडे को पूरा नहीं किया? अगर आप उनको मूर्ख कहें, इनोसेंट कहें, या फिर वो एजेंट थे, लेकिन एजेंडा तो अंग्रेज का था देखिए, कि पाकिस्तान एक ऐसा गुंडा इलाके में बनाया जाए जो भारत को भी कंटेन करे, कि आफ्टर ऑल भारत हैड ए पोटेंशियल ऑफ बीइंग ए सुपर पावर, और कम्युनिज्म को भी कंटेन करे। कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ये नहीं था, और इसके लिए इन लोगों ने उस एजेंडे को पूरा नहीं किया। अब उसका बड़ा अच्छा आपको जवाब मिलेगा कि जैसे जो हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई, मैंने पाकिस्तान के ज़्यादा नहीं पढ़ा वहाँ पे कि वहाँ के इतिहास हिस्टोरियंस ने क्या लिखा है, लेकिन हमारे कई हिस्टोरियन ने और यहाँ के बहुत डॉक्यूमेंट्स में जो कई बातें जो सामने आ रही हैं, उसमें से थोड़ा रिफ्लेक्शन जो आप बोल रहे हैं उसका दिखाई दे रहा है कि यहाँ गलतियां हुई, जानबूझ के गलती की गई। मेरे ख्याल से माइकल एडवर्ड नाम का हिस्टोरियन थे अंग्रेज, उन्होंने नेहरू साहब से इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि हम लोग अगर नहीं करते तो हमको गद्दी नहीं मिलनी थी, हमारे को भी ऑलरेडी हम लोग बुढ़े होने वाले थे, कब हमको, तो शायद वो पावर जल्दी हमको गति मिल जाए, जल्दी हमको राजा बन जाए अपने वहां पे, उस हिसाब से उन्होंने जल्दबाजी फैसले लिए जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छे नहीं थे। तो ये कि गलतियां हुई हैं। और सुभाष बोस भी जब यहाँ से गए हैं छोड़ के कलकत्ता, उन्होंने एक लेटर लिखा, उन्होंने जर्मनी में उन्होंने ये राष्ट्र बिहारी बोस जो उस टाइम जापान में थे उनको लिखा कि महात्मा गांधी जो है बात तो करते हैं अंग्रेज के खिलाफ में, लेकिन बाद में ठंडे पड़ जाते हैं और वो उनके साथ नहीं है। तो उन्होंने बहुत उनके बारे में लिखा। तो ये चीजें हैं। अब मैंने कहा ना, इस तरह का माहौल जो था। अब लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इन बातों को खुल के डिस्कस नहीं कर सकते। अब खुल के डिस्कस करेंगे तो फिर, क्योंकि मैंने कहा ना 40-50 साल में इतना माशरा चेंज हो गया कि अब मतलब एनीथिंग लेस देन टाइम मशीन गोइंग बैक, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव टू लिव विद द हिस्ट्री। बट यस, इट हैपेंड, एंड दैट इज वाई मेरे ख्याल से लोग माइंडफुल थे। वो जो हमारे लीडर थे उस जमाने में, वो इस बात को माइंडफुल थे कि उनसे बहुत गलती हुई है, और उन्हीं के सर पे वो सारा जो निर्दोष, जो काउंट मिलियंस ऑफ पीपल जो मर गए, वो उनका खून उनके पर, उनका उनपे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तो हमारे भारत में कोई मॉन्यूमेंट नहीं है। यहाँ पे 4 आदमी बचा, आपके इंग्लैंड में तो वो खंबा लगा देते हैं वहां पे उठा करके। यहाँ लाखों लोग मर गए, इन्होंने एक उसका मॉन्यूमेंट तक नहीं बनाया पार्टीशन के बारे में। क्योंकि अगर पार्टीशन को आप डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें जो आप बात बोल रहे हैं वो निकल के आएंगी, और लोगों को मालूम चलेगा कि उनको बेवकूफ बनाया गया। और आपके जो लीडर थे उन्होंने वो इतने इतने उन्होंने ऐसी हरकतें करी उस जमाने में कि बिल्कुल सोचा नहीं कि ये कर रहे हैं, कल को क्या होगा, परसों क्या होगा। तो वो तो फिर तो पुराने घाव खोलने वाली बात है। अनुज जी, 2 सवाल रह गए हैं। पहला सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद के सबसे बड़े हीरो होने चाहिए थे, लेकिन आपके नोट के ऊपर गांधी जी की तस्वीर है। आपके यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और गांधी जी को इतना ग्लोरीफाई किया गया, सुभाष चंद्र बोस जी को क्यों तारीख ने वो मकाम नहीं दिया जो उनका जायज हक था? मैं 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 आरिफ जी आपको वही बात बता रहा हूँ ना कि जब जो सरकार, जो सुभाष बोस ने जो खेती वो बोई थी ना, उनकी फसल इन लोगों ने काटी, इन लोगों ने, इनको फायदा पहुंचा।
पावर में लोग आ गए। पावर में आने के बाद उनको जस्टिफाई करना है कि मैं क्यों पावर में हूँ, मैंने क्या काम किया, तो उन्होंने वो थ्योरियां फ्लोट कर दी, वो वाली की दे दी, हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तो पूरी सरकार की मशीनरी जो है, पूरा सरकार का पैसा लेकर के उसको उन्होंने दबा के प्रमोट किया। इसको इनडायरेक्टली अंग्रेजों ने भी अलाउ किया, क्योंकि उससे उनकी इमेज अच्छी हो जाती कि कितने अच्छे लोग थे यहाँ पे, आप प्यार मोहब्बत चले गए। अब वो करते 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 इतनी बड़ी, मतलब उसका एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, पूरी की दुनिया भर में वो बातें करते हैं शांति वांति। वो कभी कहते हैं जी वो तो नेल्सन मंडेला भी वही थे, वो कभी कहा जी वो तो मार्टिन लूथर किंग भी उसी मैंने तंजीम से आ रहे हैं। भाई मार्टिन लूथर किंग तो अपने अपने सरकार से कंसेशन मांग रहे थे, यहाँ तो हमारे गले पे वो अंग्रेज बैठा था, तो फॉरेन ऑक्यूपाइंग पावर से आप कंसेशन नहीं मानते, आप बंदूक उठाते हैं, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन ने उठाई थी। और तो इस तरह की है ना, ये करते करते इस पे इतना पैसा लग रहा है, इतना कंटेंट लग रहा है, पॉलिटिशियन को उससे फायदा पहुंचता है, ब्यूरोक्रेट्स को फायदा पहुंचता है। ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे आपके हमारे जैसे आपके वहां पे हैं, जर्नलों के बच्चे अमेरिका यूरोप में बैठे हैं, इनका भी हमारे वालों का भी ये हाल है। तो वो कौन पंगा लेगा? फिर दूसरा ये कि ये जो नैरेटिव है वेस्टर्न कंट्री में सेलेबल है। अब वेस्टर्न कंट्री में जाके मैं सुभाष बोस का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में स्ट्रेटेजिक रीजन थे, वो एक्सिस पावर के साथ में थे। तो फिर इसलिए एक माहौल ऐसा बन गया। फिर हमारी, आपको पता है कि फतेहाल देश है हमारे, बड़ी मुश्किल जुम्मा जुम्मा हमारे को नरसिम्हा राव के टाइम में हमारी इकोनॉमी खुल गई, तो हमारा थोड़ा भला हो गया। पहले वो कांग्रेसियों ने पूरा यहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री बना के रखा था। तो है कि अभी थोड़ा सा लोगों को थोड़ी यहाँ पेंटे पोंटे पहनने की चीजें आ गई, तो थोड़ा लोग ढंग की बातें करते हैं। तो पहले हमारे हालात क्या थे तो हमें पता है कि अभी 10-20 साल में थोड़ा पैसा आया, ताकत आई, तो हम लोगों ने थोड़ा सा अपना इंफ्लुएंस बनाना शुरू किया। तो है कि वो है इस तरह के इसके हालत थे। तो ये है कि अगर आप ये सुभाष बोस के बारे में एडमिट कर, बाय द वे मैं आपको बताऊं कि ये बातें सरकार जरूर बोलती है, सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी जरूर बोलती है, लेकिन मैं मतलब जो ऑब्जर्व करते रहा हूँ, देखता हूँ बचपन से मैं, क्या आप किसी को भी पूछ लीजिएगा, किसी भी भारत आपके जो लोग कमेंट करेंगे वो सारे के सारे एग्री करेंगे। हालांकि देखिए फेसबुक ट्विटर में वहां सेंसरशिप नहीं होती है, वो सारे लोग आपको यही बताएंगे कि पूरे जहां जहां भारत के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर रहते हो, अमेरिका में हो इंग्लैंड में हो, वो 90% लोगों को सबको पता है कि भारत आजाद कैसे हुआ था सुभाष बोस की वजह से। वो गांधी की सपोर्ट सिर्फ सरकारी तूती बजती है, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो तूती बजाएगी, वो पैसा लगाएगा, और बड़े बड़े लोग जो पैसा लेकर के जो उनकी सपोर्ट करने वाले जिनको फायदा पहुंचता है सिर्फ वो करते हैं। तो पब्लिक को ये बात रियलाइज है, पब्लिक को ये बात का पता है, सिर्फ उसको फॉर्मली और ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट एक्नॉलेज नहीं कर रही है सुभाष बोस की कंट्रीब्यूशन को। तो अब उनको मजबूरी में थोड़ा बहुत नाम लेना पड़ता है कि क्या करें, बहुत मशहूर आदमी है, वोट वाट मिलते हैं थोड़े नाम से, तो लेकिन ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिसमें कम से कम गांधी की पोजीशन जो है नीचे आ जाए। गांधी नंबर 1 रहेगा उनके, इसलिए उनका नोट में नाम नहीं आएगा। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी उन्होंने डिक्लेयर नहीं करी जो छुट्टी करनी चाहिए थी। तो और भी बहुत से काम है जो कर सकते हैं। जो पैसा उन्होंने महात्मा गांधी के प्रोपागेंडा में लगाया है, उसका तो एक फ्रैक्शन भी ये लोग सुभाष बोस के नाम पे नहीं लगा रहे। लेकिन समय बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, और जैसे कि जैसे मीडिया का पूरा शेप बदल गया। आप आज आपसे जैसे आप जैसे हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, लोग भी अब किसी को देखते हैं, वो टीवी देखा लोगों ने कम कर दिया क्योंकि सेंसरशिप बड़ी होती है, लोग अपने हिसाब से बातें बोलते हैं। तो ये रिलेशन हो रहा है, और मैं बड़ी खुशी की बात है, मैं यहाँ बंगाल में बैठा हूँ, मीडिया में डिबेटें हो रही कि साहब ये तो बड़ा पॉलिटिकल इशू हो रहा है, ये अच्छी बात है, पॉलिटिक्स होना बड़ी बात थोड़ी ना। आपको पता होगा आरिफ भाई, हमारे देश में जब हम लोग कम से कम 30-40 साल पहले, सरदार पटेल का कोई नाम खास नहीं था, वो फुटनोट हिस्ट्री बना के रखा था हम लोग को। बाबा साहब अम्बेडकर को फुटनोट हिस्ट्री उन्होंने बना के रखा था, बस सिर्फ महात्मा गांधी के अलावा दुनिया में कोई है नहीं, ये ऐसा ऐसा, और चाचा नेहरू के अलावा कोई देश में नहीं है। धीरे 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 जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने बिल्डअप करना शुरू किया, पॉलिटिकल अवेयरनेस स्टार्ट हुई। और आज जो है ये कम से कम इतना हो गया कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर के वहां पे इतना सुंदर वहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, और सरदार पटेल को जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह मिली हमारे देश में। बाबा साहब अम्बेडकर को जगह मिलनी थी, उनको जगह मिली, क्योंकि उनके सपोर्टर्स ने, उनके लोगों ने एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की। तो मेरा मानना ये कि जो अभी भारत में हो रहा है, जिसका आपने इंट्रोडक्शन में बात बोल रहे थे आपकी, यहाँ पे कल बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था, प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे कलकत्ता में, तो वो कम से कम मेरे को लगता है कि वो स्पार्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब भी कोई इशू या कोई चीज पॉलिटिकल रेलेवेंट हो जाती है, तो उसके पीछे से पॉलिसी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि ये आज प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, और धीरे धीरे पॉलिटिशियन जो है वोट का भूखा होता है, जब उसको मालूम चलेगा कि नेताजी की बात करूंगा तो वोट मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली पॉलिसी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि आने वाले कुछ समय में वो हमारी हमारी किस्मत है, कितना जल्दी होता है, लेकिन सुभाष बोस की जो पोजीशन है वो नंबर 1 में, अभी तो अनऑफिशियली नंबर 1 है, लेकिन वो ऑफिशियली नंबर 1 उनको डिक्लेयर होना ही पड़ेगा। ये सिर्फ देखने की बात है कि इसमें 4 साल लगते हैं कि 10 साल लगते हैं। ये आप झूठ जैसा भी हो, आप उसको जितना मर्जी ढिंढोरा पीट दें, वो हमेशा परमानेंटली नहीं रहने वाला। तो वो जैसे चाचा जी का नाम थोड़ा कम हो गया, एक समय आने वाला है कि जो महात्मा गांधी का जो ओवर ग्लोरिफिकेशन है वो नहीं होगा। पर उसमें आप एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि लोग उसको गलत ना समझे, कि हम ये कहना नहीं है कि महात्मा गांधी गांधी जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये बड़े नहीं थे, वो सब अपनी जगह पे है।
मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि जब जो इंडिपेंडेंस जब हमारी मिली थी, उसमें जो एटली ने बात बोली है बिल्कुल ठीक बात बोली है कि कोशिश बहुत लोगों ने करी, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत का, सब कॉन्टिनेंट का आजाद होने का वो बेसिक कारण सुभाष चंद्र बोस थे। और बड़ी शर्म की बात आती है कि पाकिस्तान के लोग उनका नाम याद नहीं करते। कोई तुम्हारा भैया, तुम्हारा मुस्लिम लीग के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी थी। ये सुभाष बोस अगर नहीं होता तो आप लोग, जैसे भी मेरे को पता, आप लोग कॉमनवेल्थ में थे, आपके तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्वीन एलिजाबेथ थी, मेरे ख्याल से सन 51-52 तक। आप लोग अभी तक बैठे अंग्रेजों के अंदर में होते अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होता। तो कम से कम बांग्लादेश के लोग तो सुभाष बोस का नाम दो चार बार ले लेते हैं, अखबारों में आर्टिकल आ जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि इवन फ्राइडे टाइम्स जैसे पेपर में, आपके पाकिस्तान में, और कभी डॉन में भी कभी बड़ा बड़ा रेयर सुभाष बोस का नाम कभी कभी आता है। और जिस तरह से वो लिखते हैं उसको देख के बड़ा बड़ा बुरा लगता है कि इन आदमियों को धेले की इनको हिस्ट्री की समझ नहीं है, किस आदमी के बारे में क्या लिखना चाहिए। आखिरी सवाल से पहले आपके इसी उस पे एक रिलेटेड सवाल पैदा होता है कि मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ 25-26 साल से, और मैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करता हूँ। तो मैंने जो वहां पे सीखा है कि सेक्युलरिज्म जो है ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप हिंदू हैं तो आप अपने धर्म में शर्म सारी महसूस करें। बाइडेन साहब बिल्कुल। बाइबल पे हाथ रख के हलफ भी लेते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन भारत का सेक्युलरिज्म को मैं सिक्युलरिज्म कहता हूं, इसलिए कि भारत के सिक्युलरिज्म में माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जबकि सेक्युलर कंट्री जैसे कि यूके में मैं रहता हूं, यहाँ पे कोई माइनॉरिटी नहीं, क्योंकि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं। माइनॉरिटी वहां होती है जहां स्टेट का कोई रिलीजन होता है। अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र होता तो मुसलमान माइनॉरिटी होते हैं, उनके राइट्स होते हैं, माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया होता। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि नेताजी के बारे में ये मशहूर है कि वो सेक्युलर थे। तो फिर एक आज के जो लिबरल्स और लेफ्ट वाले हैं वो बड़ा ऐतराज उठाते हैं कि एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बीजेपी सरकार एक सेक्युलर नेताजी को क्यों प्रमोट कर रही है। पहली बात, आपने जैसे आपने इंग्लैंड की बात की, इंग्लैंड में जो आपका मोनार्क है वो हेड ऑफ चर्च माना जाता है, और वो डिफेंडर ऑफ फेथ उनका एक टाइटल है। तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। जैसे आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि अमेरिका में तो राष्ट्रपति बाइबल पे हाथ लेकर के बनता है। हमारे यहाँ पे अगर वो गीता का या भगवान का नाम लेके बोलेगा तो बवाल मच जाएगा, आप सेकुलर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ पे। अब सुभाष बोस को लेकर के लोग क्या कर रहे हैं कि ना, आजकल की जो हमारी लेफ्ट की जमात है, लेफ्ट की, और जो लिबरल जो अपने को क्लेम करते हैं, वो क्या करते हैं कि बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस भी सेकुलर था, पर वो आपकी तरह सेकुलर नहीं था। आप लोग तो उसमें से कई लोग अपने धर्म को डिसोन करके बैठे। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि सेकुलर का मतलब ये नहीं कि मैं अपने रिलीजन को, अपने बिलीफ को डिसोन कर दूं या खिलाफ बोलना शुरू कर दूं। सुभाष चंद्र बोस ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। वो बड़ा सेकुलर आदमी था, सबको साथ लेके चला, मुसलमान उसके साथ में आए। और वही आदमी जब वो आजाद हिंद फौज में लड़ाई करता था तो रात को सिंगापुर में जाकर के वो रामकृष्ण मिशन में सैफरन कपड़ा पहन के रात को साधना वाधना करना अपना, वो सभी को एक बात मालूम थी। वो सारा अपना धर्म फॉलो करते थे और गीता को अपने साथ में लेके चलते थे अपने हमेशा से। और उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में पहले बातचीत बोली, उन्होंने कभी इस बात को छुपाया नहीं कि उनका आध्यात्म में उनका उनका जुड़ाव था। छोटी उम्र में वो साधु बन गए थे। यहाँ पे जो आदमी 17-18 साल की उम्र में सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ ले, उपनिषद पढ़ के, अपने वेद वगैरह पढ़ करके साधु बनने के लिए भाग जाए, और अमीर घर का बच्चा था वो उस टाइम पे, वो हिमालय पर्वत चला जाए कि हम वो बन जाए, उसके बाद तो वो अपने बात करते थे, उनको धर्म की बात ही। लेके अब उसका मिसयूज जो मेरा मानना है कि ये लोग कर रहे हैं, जो लेफ्ट वाले। अभी जैसे हमारे पे बंगाल कलकत्ता में वो लेफ्ट वाले बोलते हैं कि साहब वो लेफ्टिस्ट थे। सुभाष चंद्र बोस लेफ्टिस्ट तुम्हारे तरह नहीं था। तुम्हारा लेफ्ट और उनके लेफ्ट में जमीन आसमान का फर्क है। आप उस लेफ्ट की बात ना करें, वो समय और था, उनका लेफ्ट का मीनिंग कुछ और था। वो सेकुलर थे, आपकी तरफ से सेकुलर नहीं थे। आपकी तरह उन्होंने अपना अपना हिंदू धर्म को डिसोन नहीं किया था उन्होंने। और जहां तक कई बात है कि मेरे को जहां तक पता है, मैं उसमें हम अपना तो हम नहीं बजाएंगे, जितना लिबरल हमारा देश है और मुसलमान यहाँ पे हमारे भाई 18% के आसपास है, तो सारे बड़ी खुशी में रहते हैं। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, जगह हमारे 2 मुसलमान है, कौन किसी को सारे खुशी से रहते हैं। भारत में तो जितना लिबरल सोसाइटी हमारा हिंदू कौम है, मेरे को लगता नहीं है पूरी दुनिया में कोई हमारे उसमें मुकाबला कर सकता है। खुल करके लोग रहते हैं, खुल के बातचीत करते हैं। आज लोग हमारे खड़े होकर के आप बोल रहे हैं कि हमारे देश का माहौल खराब हो गया। अरे जनाब, आप बैठ के ट्विटर में, फेसबुक में आकर के आप गाली गलौज करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, होम मिनिस्टर के बारे में। आपको पता है कि आज से 30-40 साल पहले जब कांग्रेसियों का राज था, उस जमाने में आप करके दिखाते, आपको बताते लिबरल क्या होते।
एक तो आप उसको गाली गलौज करें, आपको तमीज नहीं है बात करने की। एक इंसान जो है लगातार जीतता रहा है, लोगों ने वोट देके उसको जिताया, तो हमारी भावनाएं जुड़ी हैं उसके साथ में। आप उसको गाली गलौज कर रहे हैं कि साहब वो फासिस्ट है, उसने कितने बेचारे लोग मार दिए, आप उसको फासिस्ट कह रहे हैं। तो उस तरह की बात है। तो ये पॉलिटिकल है ना तंजीम, यहाँ में इस तरह के अजीबो गरीब से लोग हैं जो खुद पार्टीशन के टाइम पे उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे देश का। अब बैठ के ये लेक्चर दे रहे हैं कि साहब हो रहे। तो सुभाष बोस को वो उनकी निगाहों से नहीं दिखना चाहिए। और बड़ा बड़ा प्रॉब्लम की बात यह है कि सुभाष बोस का जो परिवार के लोग हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद कांग्रेसी हैं या फिर वो खुद वो कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर थे। वो उसके हिसाब से उसको इंटरप्रिटेशन देते रहते हैं। जैसे यहाँ पे कलकत्ता में बड़ा मशहूर आदमी सुगाता बोस हमारे प्रधानमंत्री के साथ में फोटो भी फोटो खींची थी उसकी करके। वो अमेरिका में हार्वर्ड में प्रोफेसरी करता है, यहाँ पे पॉलिटिक्स करता है। तो उसकी मेरे से बीवी आपके पाकिस्तान की आयशा जलाल हिस्टोरियन। तो वो अजीबो गरीब कहानियां बैठ के कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो ऐसे थे। भाई सुभाष चंद्र बोस ने अपना धर्म तो डिसोन नहीं किया था ना। आप गीता लेके चलेंगे? आप यहाँ के पूछिए लोगों से, यहाँ नेताओं से, तुम में से कितने लोग गीता हाथ में लेके चलते हो? तो तुम तो लेके चलते नहीं हो, तो फिर तुम कैसे करें? तो आपका सेकुलरिज्म और उनका सेकुलरिज्म अलग है। अपने धर्म को विश्वास करिए और सबकी इज्जत कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अच्छा मुसलमान है, वो हमसे अच्छी प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, तो 100% ओके थिंग है। तो ये उस मामले में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अनुज जी, मैं बेल्जियम में रहा हूं तकरीबन 19-20 साल, और बेल्जियम में हिटलर हाँ को जी। बहुत नफरत की जाती है। और वो कहते हैं कि इसने इन्वेजन किया था, बेल्जियम में कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, लोगों को मारा कूटा था, और किसी की हिम्मत नहीं है कि बेल्जियम में अपने बच्चे का नाम हिटलर रखे या अपनी हिस्ट्री बुक में उसको ग्लोरीफाई करे। ये मेरा भारत ही ऐसा देश है जहां पे गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, मराठा डायनेस्टी का जिक्र नहीं है, हिस्ट्री की बुक्स में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जहां पे इन्वेडर्स को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, मुगल्स को। कि आफ्टर ऑल मुगल्स थे, 200 साल रहे, 400 साल रहे, सारे मुगल यहीं पैदा हुए, सब कुछ है, थे तो इन्वेडर्स। कत्लेआम तो किया, सारे सारे यहाँ कन्वर्शन तो पैदा नहीं। किया, औरंगजेब के नाम पे आपके शहरों के नाम आबाद हैं, आपके रोड्स के नाम आबाद हैं। तो ये क्या वजह है कि आपकी हिस्ट्री में दुनिया में कहीं नहीं होता? क्या आपकी हिस्ट्री में इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, और इंडिजिनियस हिंदू रूलर्स जिन्होंने अपने दौर में बड़ा ही पीसफुल माहौल रखा, कि इस्लाम की पहली मस्जिद एक राजा, हिंदू राजा ने केरला में बनाई थी। एक हिंदू राजा के सेक्युलरिज्म का ये आलम देखें कि इस्लाम की नबी पाक के जमाने में ही पहली मस्जिद बनी थी। तो क्या वजह है कि आपके यहाँ हिंदू रूलर्स जो कि इंडिजिनियस थे, जो कि सेक्युलर थे, जो कि जस्टिस पे बिलीव करते हैं, तो उनको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, इन्वेडर्स को किया जाता है? हमने कहा ना हमारे से ज्यादा कोई सेकुलर नहीं है, क्योंकि हम लोग का आप देखिए पारसी यहाँ पे आके वो भाग कर आए थे वहां से, उधर से ईरान से। हमारे यहाँ कितने अच्छा कोई 1% भी नहीं है, मतलब 1 या 0.1% है। और जितने हैं भगवान भला करे सारे टॉप पोजिशन में हैं। और हम इतना उनकी इज्जत करते हैं इतना। और वो यहाँ से जाने के बाद, बाहर जाने के बाद भी भारत की बातें से हमारा जुबे मेहता जो है, जो जो अमेरिका में रहते हैं और वो न्यूयॉर्क फिलहाल कस्टा के वो हैं, वो भी भारत में आके बीच बीच में आकर के वो लोग थोड़ा सा दान दून करते हैं। तो ये हमारा है। और हमने सभी को यहाँ पे लोग आए आराम से रहे। कुछ कोई कीड़ा है, अब वो कीड़े को लगता है कोई डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा कीड़ा है, कहाँ पे लोगों को ये कि अपने ही। देखिए जैसे आप बाहर रहते हैं, यहाँ से बहुत से लोग बाहर रहते हैं। अब कल को मान लीजिए कि आपका लड़का जो है वहां पे, आपका बच्चा बच्चा जो है वो वहीं शादी कर लें, और वो शादी करते 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 3 जनरेशन के बाद में आपका खानदान वहां सेटल है, वो शायद धर्म बदल है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अपने अपने वो ग्रेट ग्रैंडफादर को वो लोग इग्नोर कर देंगे, उनको डिसोन कर देंगे। तो ये बड़ा गलत रवैया हिस्ट्री को देखने का, कि जो भी भारत में लोग आज रहने वाले हैं। अब गुप्ता चंद्रगुप्त मौर्य तो उनका कॉमन वंश, कॉमन वो है ना, हमारे ही है ना वो पिछले के। ठीक है, आज मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ, कुछ और बन गया, वो ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन कोई भी इंसान को अपने फोर फादर्स को, अपने अपने उनको डिसोन नहीं करना चाहिए, अपने कल्चर को। आप रावलपिंडी को जो मर्जी बोलते, रावलपिंडी है तो भैया हिंदू नाम। लाहौर तो भगवान राम के लड़के ने ही फाउंड किया था। इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हो? और आप ही के लोग हैं। और इनफैक्ट वही आपको रिफ्लेक्ट नजर आया कि आप कश्मीर में जैसे जाएंगे, जहां से मेरे एंसेस्टर को मार के भगाए गए थे वहां से, कि वहां पे अभी तक नाम भी उनके वैसे हैं, मकबूल डार। आप कौन से इस्लाम में होता है कि आप हिंदू सरनेम, आप ब्राह्मणों का सरनेम रखें? गुलाम रसूल कार रहना नाम रख रहे हैं। तो क्योंकि वो सारे के सारे आपको पता ही है कन्वर्जन कैसे हुआ था, मारपीट और तलवार के जोर पे। तो थोड़ा सा रिगार्ड लोग को रखना चाहिए कि आफ्टर ऑल आपके पुरखे तो सेम ही है ना। आप तो अपने आप को क्यों अरब बताते हैं? आप तो अरब नहीं है ना। अरब
अरब तो अपने ही हो जाएंगे। और मुझे इतना भी पता है कि आप अरब कंट्री में जाते हैं तो अरब वाले तो अपनी लड़कियों से शादी आपकी कराते नहीं है, बाय द वे। आप जितना मर्जी ढिंढोरे पीट लें, लेकिन अरब तो आपको 4 फुट दूर रखेगा अपने अपने घर से। तो लोगों में जरा एक समझ होनी चाहिए एक हिस्ट्री की, कि ऐसे नहीं होता, अपने ही लोग थे। और इस देश के अलावा मैंने कहा ना कि भारत से जरा आपको खुले दिल वाला कोई नहीं मिलेगा दुनिया में, और कोई कंट्री नहीं। इतना इतना हमने मारकर देखा। और जिस तरह की, जैसे आपने हिटलर की बात की, कंसंट्रेशन की, उसके मुकाबले में जो हमारे यहाँ हुआ है, तो आप तो यकीन नहीं करोगे। और इनफैक्ट आपने जैसे बोला कि मुगल सारे थे, जैसे जो बेचारा अकबर जो बाहर का आदमी था, उसकी माँ ईरान की थी, वो फिर भी कुछ मायनों में शरीफ था। वो औरंगजेब था, उसकी दादी हिंदू थी, उसको संस्कृत उसको बोलनी आती थी, उसको उसको पढ़ाई गई थी। उसके मालूम उसने उसने ऐसी हरकतें करी, जबकि अकबर तो अनपढ़ था। तो इस तरह की बातें, अब तो आप उनको आप ग्लोरीफाई करो उनके बारे में, और उनके बारे में बताओ। जैसे मैंने कहा ना कि जो भारत के लोग ऐसा काम करते हैं, तो वो कोई कीड़ा है उसके अंदर। और वो कीड़ा क्या है, वो पता लगाने के लिए कोई डीएनए टेस्टिंग करना पड़ेगा। ये तो कोई साइंटिफिक ही मतलब हमारे दिमाग से बाहर है। कि ये कॉमन सेंस की बात है कि जैसे कि कोई किसी को मारपीट करेगा, इतने लार्ज स्केल पे मार हुई है, क्या क्यों हिंदू कुश का नाम हिंदू कुश पड़ा था, ये हिस्टोरिकल बातें हैं। कैसे मारा गया था, क्यों मारा गया था, और आप चीजों को इंटरप्रेटेड गलत कर रहे हैं। तो अब ये कि ये तो बड़ी बड़ी, मैंने कहा डीएनए करना पड़ेगा कीड़ा पहचानने की, कौन सा कीड़ा है जो लोग को ये बोल रहा है कि अपने पुरखों को आप साइड पे कर दो, एंसेस्टर्स को आप साइड पे कर दो। और इस तरह की आप उसको तो आप गाली दे रहे हैं हिटलर को, लेकिन हमारे यहाँ जो बैठे हैं उनके बाप जालिमों के, जो एक से बाप, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो चाहे कोई हो, जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया हो, वो कोई देश में किसी को इस तरह के लोगों को, और आपने उनके नाम पे रोडे रखी हुई हैं। बख्तियारपुर में, यहाँ बंगाल से मैं बहुत दूर नहीं हूँ यहाँ से, वहां से बख्तियार खालजी ने आकर के यहाँ पे वो नालंदा का यूनिवर्सिटी फूक दिया, पूरा लाइब्रेरी फूक दी। वो लाइब्रेरी जल रही है 3-3। कितना नुकसान हुआ होगा बताइए, कितनी किताबें फूक दी, हमारी तो हिस्ट्री खत्म हो गई। एक के बाद उसने 3-4 विक्रमशिला वो उसने फूक दी, और उसके नाम पे आप लोगों ने बख्तियारपुर रखा हुआ यहाँ पे नाम। तो ये क्या 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 दस्तूर है, क्या अजीब सी है। तो ये तो कुछ साइंटिस्ट को इंक्वायरी बनाए कि लोगों के दिमाग में कौन सा कीड़ा है जो इस तरह की बातें करते हैं। कोई डीएनए मैंने चेक कराए, ये बड़े बैठे हमारे फॉरन कूरन में हिंदुस्तानी जो प्रोफेसर जो बातें करते हैं ऐसे करके, इनका तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि किस तरह से कैसी चीज है जो दुनिया में कोई एग्री नहीं करेगा। कोई भी देश में जहां पे पीछे से उनको लोगों ने मारा पीटा है, कोई आदमी को और उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कम से कम अपने अपने जो एंसेस्टर्स हैं अपने, जैसे कि मैंने बोला कि आप जैसे आप हैं बाहर, मेरे कई मित्र हैं जो बाहर चले गए, हो सकता है कि आने वाले 2-3 जनरेशन में उनका उनकी रेस चेंज हो जाएगी, उनका शायद धर्म भी हो सकता है चेंज हो जाए, कि वो शादी वादी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस बात पे कि मेरा मतलब, जैसे बॉबी जिंदल टाइप लोग हैं जैसे अमेरिका में, कि उसने पूरा कंट्री डिसोन कर दिया सब। अरे यार, तुम आए तो तुम हिंदुस्तान से हो, अभी जम्मा जम्मा तुम्हारी पहली जनरेशन वहां से आई है। अभी नाम लो अपने देश का, अपने का। वो ऐसे तो आरो खन्ना तो मत बनो। तो कोई आपको अमेरिकी नहीं बोलते कि आप अपने अपने एंसेस्टर्स को डिसोन कर दो, अपने कल्चर को डिसोन कर दो। आपके तो इंग्लैंड में, अमेरिका में आपको पूरा अधिकार है कुछ करने का। इतने खूबसूरत उन्होंने मंदिर वहां बना रखे हैं, आप मस्जिदें बनाइए, वो बनाइए। तो वो भी आपको मजबूर नहीं करते, अंग्रेज नहीं बोलते कि आप ये कीजिए। लेकिन है कि मैंने कहा ना, कोई कीड़ा है। अब वो कीड़ा क्या है, वो कोई डॉक्टर वो डीएनए टेस्ट करेगा तो पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच अनुज जी, आपने मतलब जो ये सेशन दिया है, ये हम लोगों को समझ हिस्ट्री के उस पार्ट्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है आज की जनरेशन को। एंड आई होप के दर्शकों को ये चीज बहुत ही इंफॉर्मेटिव मिलेगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच एंड सो काइंड ऑफ यू। नमस्कार।